नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी छात्रों से संवाद करने की एक कोशिश की। इस संवाद में जेनजी के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति ने सवाल पूछा और मोहन भागवत ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। अब इस प्रश्नोत्तरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिससे यह लगता है कि मोहन भागवत एक बहुत ही उदार किस्म के नेता हैं और आरएसएस भी एक ऐसी उदार संस्था है जो जेनजी युवाओं से संवाद करना चाहती है, जो उन गलतियों को स्वीकार करना चाहती है, जो इस सरकार से हुई है। मसलन जब मोहन भागवत से यह पूछा गया कि जेनजी छात्र जब आंदोलन के लिए निकलते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, तो मोहन भागवत ने बिल्कुल कैटेगोरिकली साफ शब्दों में यह कहा कि उन्हें देशद्रोही बोलना पूरी तरीके से गलत है। जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि उन छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, उनके साथ हिंसा की गई, उन पर पैलेट गन्स चलाए गए, तो उसके जवाब में मोहन भागवत ने शुरू में थोड़ा गोलमोल जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने यह कहा कि उन्हें यह नहीं पता है कि वास्तव में क्या हुआ। उन्होंने प्रश्न करने वाले युवक से भी यह कहा कि आपको भी यह नहीं पता है कि वास्तव में क्या हुआ। हम दोनों लोग कुछ सूचनाओं के आधार पर अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन अंत में उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2 लोग बातें कह रहे हैं, तो जो जेनजी बात कह रही है, जेनजी की तरफ से जो विवरण सामने आ रहा है, जेनजी की तरफ से इस घटना के बारे में जो तथ्य रखे गए हैं, वे उन पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। एक तरीके से मोहन भागवत ने जेनजी आंदोलन के साथ और जेनजी के साथ पूरी तरीके से अपने आप को खड़ा किया। लेकिन इसमें कई अंतर्विरोध भी हैं। पहली बात तो यही है कि एक संगठन के रूप में इस पूरे घटनाक्रम में सुस्पष्ट विचार रखने में आरएसएस को काफ़ी समय लग गया। जब विद्यार्थियों पर हिंसा की गई, जब उनका लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, उस समय आरएसएस तकरीबन खामोश था। उसकी तरफ से अगर कुछ आवाज़ें आ रही थीं, तो उसके कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ प्रचारकों और कुछ पदाधिकारियों की आवाज़ें आ रही थीं और उन आवाज़ों में जेनजी आंदोलन को घृणा और तिरस्कार से देखा जा रहा था। उन आवाज़ों में इन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था। केरल के तो एक वरिष्ठ प्रचारक ने यहाँ तक कह दिया कि इन्हें देशद्रोही लोगों को गोली मार देनी चाहिए और इस तरीके के घृणित विचार रखने वाले लोगों के खिलाफ आरएसएस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम सब यह जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या इसके प्रवक्ता भी हैं, वो लगातार इस तरह के नैरेटिव पर जोर देते रहे कि जो जेनजी आंदोलन है, उससे विदेश से फंडिंग हो रही है। वहाँ पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे हैं, वहाँ पर भारत के टुकड़े-टुकड़े होने के नारे लग रहे हैं, वहाँ पर जो छात्र हैं, वो लेफ्ट से प्रभावित हैं, इत्यादि, इत्यादि। इन सारी बातों में जेनजी आंदोलन को पूरी तरीके से नकारात्मक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया। यह भी हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक चैनल हैं, उन चैनलों में लगातार एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ने की कोशिश की गई। अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार ने तो एक मुहिम ही चला दी, जिसमें वो ये साबित करना चाहते थे कि किस तरीके से जेनजी आंदोलन को विदेश से फंडिंग हुई है। यह अपने आप में आश्चर्य की बात है कि लगातार इस तरीके का जब दुष्प्रचार किया जा रहा था, तो आरएसएस प्रमुख की तरफ से कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं आया कि इस तरीके से युवाओं को, छात्रों को निशाना बनाना गलत है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जेनजी आंदोलन को बहुत ही तिरस्कारपूर्ण नजरिए से देखा और कंगना रनौत जैसी उनकी सांसद ने तो उन्हें गटर जनरेशन की संज्ञा दे दी और बार-बार यह दर्शाने की कोशिश की गई कि ये लोग बिल्कुल गलत हैं, संस्कारहीन हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, वो मौज-मस्ती के लिए कर रहे हैं और इनके बातों को बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। हमने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में तो इनसे संवाद करने की एक पहल की इंस्टाग्राम पे, पर अंत में वो भी इस मुद्रा में आ गए कि उनके साथ बड़ा गलत हुआ है, उन्हें गालियाँ दी गई, उनकी माँ को गालियाँ दी गई और जिन लोगों ने भी ऐसा किया वो उन्हें माफ़ करते हैं। इसके इस पूरे विवरण में नरेंद्र मोदी जी छात्रों से माफ़ी माँगना भूल गए। उन्होंने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा कि छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, छात्राओं के खिलाफ जो हिंसा की गई, जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, वह गलत था और वे इसके लिए देश से माफ़ी माँगते हैं। हम सब यह जानते हैं कि किस तरीके से पिछले कई दिनों से संसद का सत्र इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि विपक्ष यह मांग कर रहा है कि 20 जुलाई के दिन जो हिंसा हुई थी, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री लें। वह यह मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री इसके लिए देश से और युवाओं से माफ़ी माँगे। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही सदन से गायब हैं। दोनों ही संसद में आकर सांसदों का सामना नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में होना यह चाहिए था
कि गृह मंत्री इस पूरे मामले पर साफ-गोई के साथ बयान देते। अगर उनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई है, कोई कमी रही है, तो उन्हें इसकी ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि पैलेट्स गन अगर चले हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी गृह मंत्री पर जाती है। या तो उनके आदेश से ऐसे चले हैं या फिर उनकी जानकारी के बगैर चले हैं, और दोनों ही स्थितियों में या तो उन्होंने बहुत खराब प्रशासक की भूमिका अदा की या फिर उन्होंने एक लापरवाह प्रशासक की भूमिका अदा की, जिसे यह पता ही नहीं था कि उसके अंतर्गत आने वाले पुलिस महकमे के लोग किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम सब यह देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस तरीके के सवालों से बच रहे हैं। एक अ, ऐसी संस्था के प्रमुख के रूप में जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, या यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गर्भनाल का एक संपर्क है या एक संबंध है, यानी कि आरएसएस से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो फिर उस संस्था के प्रमुख के रूप में, आरएसएस के प्रमुख के रूप में मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को इस संदर्भ में क्या निर्देश दिए, उन्हें यह भी बताना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं को डाँट-फटकार लगाई, उन्हें कोई निर्देश जारी किया, उन्हें फालतू ना बोलने की हिदायत दी, या फिर वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जो किसी भी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी के हुए डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मोहन भागवत जी बहुत अच्छे तरीके से, सहृदय तरीके से बातों को रखने में माहिर हैं, लेकिन उसमें वो बहुत सारी बातों को छिपा ले जाते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो संघ समर्थक लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक ऐसा ताना-बाना इंटरनेट की दुनिया में बना हुआ है, जो किसी को भी पूरी तरीके से बेइज्जत कर सकता है। किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर सकता है। आम तौर पर ऐसे जो कुछ भी ट्रोल्स होते हैं, उनके प्रोफाइल पे आप जाएँगे तो या तो उनका प्रोफाइल लॉक होता है या फिर उसमें प्रधानमंत्री की या किसी देवी-देवता की फ़ोटो लगी होती है। हालाँकि वो बहुत ही भद्दे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उनका प्रोफाइल लॉक नहीं है, आप थोड़े अंदर जाकर उनकी विवेचना करेंगे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, आखिर ये व्यक्ति किस विचार से जुड़ा हुआ है, तो आपको यह महसूस होगा कि वह व्यक्ति आरएसएस की विचारधारा को मानने वाला ही है। क्या मोहन भागवत ने इन लोगों के खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई की? क्या मोहन भागवत उन पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की बात कही थी, जिन्होंने यह कहा था कि ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं? सिर्फ सीधे मुँह से यह कह देना कि मैं नहीं मानता हूँ, एक संस्था के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका को खत्म नहीं करता है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि मौजूदा समय में जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, उसमें मोहन भागवत एक उदार चेहरे के रूप में सामने आकर सरकार के खिलाफ गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कोशिश अपने आप में इसलिए नाकाफ़ी है क्योंकि वे उस पूरे विमर्श की धारा को नहीं मोड़ रहे हैं, जिस विमर्श में शामिल हुई लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और जिस विमर्श में इंटरनेट पर उन लड़कियों की बोली लगाई जा रही है जो किसी भी तरीके से आंदोलन में सम्मिलित रही हैं। तो यहाँ जो भूमिका मोहन भागवत जी की होनी चाहिए, वह बिल्कुल गायब दिखती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का एक तरीका यह भी है कि वह मोटे तौर पर अपने से जुड़े हुए अलग-अलग लोगों को उस समय तक छुट्टा छोड़ देती है जब तक उसे लगता है कि सरकारी दमन से लोगों को डरा-धमकाकर किसी विरोध के स्वर को दबाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसान आंदोलन के समय भी यही रणनीति अपनाई गई थी। लेकिन जब उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, और सबसे बढ़कर जब उन्हें यह डर लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को वोटों का नुकसान हो सकता है, उन्हें यह डर लगता है कि इससे सत्ता का सुख जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इकोसिस्टम को मिल रहा है, उसमें थोड़ी चोट पहुँच सकती है। तो फिर वो एक उदार चेहरे के साथ सामने आने की कोशिश करते हैं, और वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि वे भी लोगों के दुःख दर्द से जुड़े हुए हैं। और कई बार उस दुःख दर्द से जुड़े होने की भावना में ज़्यादा से ज़्यादा यही भावना होती है कि आप लोग थोड़ा-सा अच्छे तरीके से काम कीजिए, मोटे तौर पर आप लोग सही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों को और जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें कहीं से भी अपनी संस्था, अपने संगठन को ठीक करने की बात सम्मिलित नहीं होती है। ज़्यादा अच्छा होता अगर मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करते कि वे अपने संगठन से जुड़े उन पदाधिकारियों पर, उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने छात्रों को, युवाओं को देशद्रोही कहा, जिन्होंने उन्हें गोली मार देने की वकालत की, और वे भारतीय जनता पार्टी से भी यह कहेंगे कि वह उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने जेन जी को
गटर जनरेशन की संज्ञा दी थी। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि मोहन भागवत जी ऐसा नहीं कहेंगे। कई बार यह भी लगता है कि वो ऐसा कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं, जिस संगठन में सभी लोग उनकी बात सुनते हों, उनकी बात मानते हों, ऐसा नहीं लगता। तो कुल मिलाकर 2 ही स्थितियाँ बचती हैं, या तो मोहन भागवत इस तरह का काम करना नहीं चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। इन दोनों ही स्थितियों में उनकी बातें जेन ज़ी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे जिस तरह का सर्टिफ़िकेट जेन ज़ी को देना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप लोग ईमानदार हैं, वो सर्टिफ़िकेट जेन ज़ी को चाहिए नहीं, बल्कि जेन ज़ी को एक सख्त कार्रवाई चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्ट हैं, उन लोगों के खिलाफ जो देश के साथ गलत कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर नहीं हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख ऐसा कोई वायदा करने में साफ तौर पर असमर्थ शख्सियत के रूप में ही सामने आते हैं। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।